राहुल गाजियाबाद से 12th क्लियर करने के बाद अपनी बीए की स्टडी करने के लिए जयपुर शिफ्ट हुआ था। उसने होटल की जगह एक आउट एरिया में एक घर ले लिया और शांति से अपनी पढ़ाई करने में लग गया। 1 साल गुजरने के बाद उसके पास उसके दोस्तों का कॉल आया। हेलो अश्मित, कैसा है दोस्त? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू तो जयपुर जाकर हमें भूल ही गया ना। अरे यार, ऐसा नहीं है। सच बताऊं तो तेरी और मोहित की बहुत याद आती है यहाँ। हम दोनों को भी यार। तुझे यही बताने के लिए कॉल किया था। मैं और मोहित दोनों जयपुर आ रहे हैं। अरे वाह, ग्रेट यार। मैं तुम दोनों को स्टेशन लेने आ जाऊंगा। अगले दिन शाम तक दोनों जयपुर पहुंच गए। रात हो चुकी थी, इसलिए राहुल उनको सीधा अपने घर ले आया। तीनों इतने दिनों बाद मिले थे, इसीलिए उनकी बातें लंबी होती चली गई। रात के तकरीबन 12 बजे उन तीनों को पासेब की छन छन सुनाई दी। इतनी रात में आखिर कौन सी लड़की होगी जो गली में घूम रही है? ये सुनकर मोहित और अश्मित को सब्र नहीं हुआ और उन्होंने तेजी से खिड़की खोलकर देखा। एक लड़की लाल लहंगा चुनरी पहने हुए गली से गुजर रही थी। यार, पीछे से इतनी खूबसूरत लग रही है, आगे से तो और भी मस्त होगी ना। हे, अपने ऊपर कंट्रोल रख। तुम दोनों में से कोई पीछे नहीं आना, मैं बस थोड़ी देर में आया। ऐसा कहकर अश्मित खिड़की से कूद उसके पीछे हो लिया। वो दोनों बस देखते ही रह गए। गली में ठंड की वजह से कोई कुत्ता तक नजर नहीं आ रहा था। वो अकेली सामने वाली वीरान हवेली की तरफ जा रही थी। जरा सुनिए। सुनकर उसने पलटकर अश्मित की तरफ देखा। इतनी रात में आप आखिर कहाँ जा रही हैं? आप हमारे पीछे तो आ ही रहे हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। ऐसा कहकर वो हवेली की तरफ बढ़ गई और अश्मित भी सम्मोहित सा उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर घुस गया। तभी अश्मित को एक कमरे से छन छन की आवाज सुनाई दी। ओहो, तो जयपुर की महारानी इस कमरे में है। ऐसा कहकर वो कमरे के अंदर चला गया। आप तो बहुत बेसब्रे हैं। ऐसा कहकर उसने अश्मित की तरफ देखा। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी और मुस्कान भी बहुत भयानक थी। अश्मित की चीख हवेली के बाहर तक गूंज गई और फिर सन्नाटा छा गया। इस तरफ राहुल और मोहित दोनों परेशान हो रहे थे। यार, ये अश्मित कहाँ रह गया? कहीं वो लड़की के चक्कर में कहीं फंस तो नहीं गया? अब मोहित ने देर न करते हुए अश्मित को कॉल लगाया। हेलो अश्मित, कहाँ यार तू? अरे यार, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। तुम लोग बस कुछ दिन के लिए मुझे भूल जाओ, जब मर्जी होगी तब वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। अगले दिन मोहित भी रात होने का इंतजार करने लगा था। बेड पर पड़े होने के बाद भी उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके चेहरे पर मुस्कान छलक आई जब उसके कानों में पाजेब की छन छन की आवाज आई। वो भी खिड़की से कूदकर उस लड़की के पीछे पीछे हो लिया। मोहित ने ध्यान भी नहीं दिया कि कब वो उसके पीछे पीछे मोहल्ले से दूर आ चुका है। हवेली के पास पहुंचकर, आपका नाम क्या है? पायल। मेरा एक दोस्त भी कल तुम्हारे पीछे आया था, वो इस वक्त कहाँ है? कल मेरी बहन उस गली से गुजरी थी और आपका दोस्त अभी भी मेरी बहन के साथ ही है। ओह, ऐसी बात है। हाँ, अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ थोड़ा वक्त गुजार सकते हैं। ऐसा कहकर वो हवेली के अंदर घुस गई और मोहित भी उसके पीछे पीछे हो लिया। अरे कहाँ जा रही हो? मोहित उस कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसको मांस की बुरी बदबू आ रही थी। फिर उसने झिझकते हुए उस कमरे के अंदर कदम रख दिया। तभी सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अश्मित अपने एक हाथ के सहारे रस्सी पर लटका हुआ था। उसका एक पैर और एक हाथ कटा हुआ था। अश्मित, ये सब कैसे हुआ? तू भी आ गया यहाँ? नहीं आना चाहिए था तुझे। भाग जा, वो दानव आता ही होगा। तभी एक दरवाजा खुला। मोहित ने देखा कि एक दानव कमरे से बाहर निकला और आकर
अश्मित की टांग उखाड़कर जमीन पर बैठकर वो उसको चबाना शुरू कर देता है। अश्मित की मौत हो चुकी थी। मोहित आंखें फाड़कर ये खौफनाक मंजर देख रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो पायल खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुबह जब राहुल की आंख खुली तो मोहित को बेड पर ना पाकर वो चौंक पड़ा। अब ये मोहित कहाँ चला गया? कहीं वो भी उस लड़की के पीछे? राहुल घर से निकला और एरिया के लोगों से पूछताछ करने लगा। इसी तरह वो एक बुढ़िया के घर पर पहुंचा। तुम्हारे दोस्त उसके जाल में फंस चुके हैं बेटा, लगता नहीं कि वो जिंदा होंगे। उस बुढ़िया ने अब राहुल को पायल के बारे में सब कुछ बता डाला। अब राहुल भी अपने कमरे में बैठकर पासेब की छन छन का इंतजार करने लगा। 12 बजते ही उसके कानों में पासेब की छन छन सुनाई दी। अब वो भी खिड़की से कूदकर उसके पीछे पीछे हो लिया। राहुल की उससे कोई सवाल करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? वो असल में मेरे दोस्त। ओह, आपके दोस्त बहुत ही शरारती हैं दोनों। वो इसी हवेली में हैं। आइए खुद आकर देख लीजिए। ऐसा कहकर वो हवेली के अंदर चली गई और राहुल भी उसके पीछे हवेली के अंदर पहुंच गया। अंदर जाने पर एक कमरे के अंदर से राहुल को मोहित के सिसकने और पाजेब के बजने की आवाजें आ रही थी। वो तेजी से उस कमरे के अंदर चला गया। उसने देखा कि जमीन पर मोहित पड़ा दर्द से तड़प रहा है। उसकी एक टांग उसके शरीर से गायब थी। मोहित, ये कैसे हुआ? ऐसा कहकर वो मोहित की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वही दानव उसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसको भी खत्म कर दो भैया। वो दानव राहुल के कंधे पर दांत गड़ाने ही वाला था कि राहुल ने अपनी जेब से भस्म निकालकर उसके ऊपर फूंक दिया। दानव को जलन हुई और वो राहुल से दूर हो गया। अब राहुल को बुढ़िया की बताई हुई बात याद आई। वो एक सांप है, पायल नाम की डायन और उसका भाई। हर 50 साल बाद वो जिंदा हो उठते हैं। पायल अपने हुस्न के जाल में मर्दों को फंसाकर उसके पास ले जाती है और वो उनका शिकार करता है। उसके शिकार करने के बाद पायल को उस मर्द की उम्र लग जाती है। दोनों की जान एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उस दानव को चांदी के चाकू से खत्म किया जा सकता है, लेकिन बहुत ध्यान से। वो बहुत ताकतवर है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। पायल राहुल की तरफ बढ़ रही थी। तभी मोहित उसके पैरों में लिपट गया। वो दानव तभी राहुल के ऊपर झपट पड़ा। इतने में ही राहुल ने चांदी का चाकू निकालकर उसके पेट में मार दिया था। नहीं! वो दानव भयानक अंदाज में चीखने चिल्लाने लगा। पायल का शरीर भी अब सड़ने लगा था। राहुल ने मोहित को सहारा देकर उठाया। जैसे जैसे दानव खत्म हुआ, पायल का शरीर भी अपने आप आग के हवाले हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और इस तरह अगले 50 सालों के लिए फिर से पाजेब की खौफनाक आवाज का सिलसिला थम गया। शांतिपुर नाम के एक कस्बे में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा का आधा चेहरा जला हुआ था, इसलिए वो हमेशा आधे चेहरे को छुपाकर घर से बाहर निकलती थी। अरे वो देख, अध जली मीरा मंदिर जा रही है अपने राधे श्याम की पूजा करने। इसका पूरा चेहरा कभी ना कभी तो मैं देख कर ही रहूंगा। ये शबाना ब्यूटी पार्लर जाती है। शबाना ब्यूटी पार्लर वालों से पता करना पड़ेगा कि इसका चेहरा कैसा है। राहुल और प्रदीप धनी व्यापारियों के बेटे थे। वे अक्सर मीरा को तंग किया करते। मीरा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती
और चुपचाप अपने रास्ते चली जाती। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। शाम को 3 से 6 शिफ्ट में मेरा एग्जाम है। बेटा छतरी लेके जा, बहुत बादल है। छतरी का काम नहीं है माँ, छतरी कहाँ लिए घूमूंगी। मीरा उस शाम जब एग्जाम देने के बाद कॉलेज से बाहर निकली तो जोरदार बारिश होने लगी। उसे कुछ घंटे एक दुकान में रुकना पड़ा। रात में जब बारिश रुकी तो मीरा अपने घर की तरफ बढ़ी। सड़कों पर पानी भरा हुआ था, इसलिए सड़कें सुनसान थीं। अचानक मीरा को किसी ने छोटा सा पत्थर फेंक कर मारा। कौन है वहाँ? मीरा तेजी से आगे बढ़ने लगी, तभी अचानक राहुल और प्रदीप उसके सामने आ गए। आज हम तेरा पूरा चेहरा देखेंगे। उधर मीरा की माँ मीरा का इंतजार कर रही थी। मीरा कई घंटे बाद घर लौटी। उसका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था। क्या हुआ बेटी, इतनी देर कैसे हो गई? मीरा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उधर राहुल और प्रदीप देर रात अपने घर पर शराब पी रहे थे। ऐसा भयानक चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, भविष्य में भी नहीं देखेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। अब इतनी रात में कौन आ गया? राहुल दरवाजा खोलता है, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। वो दरवाजा बंद करके दोबारा सोफे पर बैठ जाता है। लगता है कोई बच्चा होगा। तभी कोई फिर दरवाजा खटखटाता है। इस बार मैं जाता हूँ। प्रदीप दरवाजा खोलने गया। दरवाजे पर मुंह ढांके और हाथ में मशाल लिए एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने अपने भयानक पंजों से प्रदीप का गला पकड़ लिया और मशाल से उसका मुंह जलाने लगी। राहुल दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि प्रदीप का चेहरा जल रहा है और आसपास कोई नहीं है। कौन था? किसने तेरे आग लगाई? पता नहीं, शायद कोई चुड़ैल थी। अब जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चल, मेरा चेहरा जला जा रहा है। राहुल कार निकालता है और प्रदीप को हॉस्पिटल लेकर जाता है। राहुल ने देखा कि सड़क पर कोई औरत लेटी हुई है। अरे कौन लेटा है? उठ जाओ, मुझे अपने दोस्त को हॉस्पिटल लेकर जाना है, देर हो रही है। लेटी हुई औरत पर कोई असर नहीं होता। राहुल गाड़ी से उतरता है और औरत के पास जाता है। तभी रोड के दोनों तरफ से 4 भूतनियां आती हैं। चारों भूतनियां औरत की साड़ी में आग लगा देती हैं। औरत राहुल के पीछे भागती है। अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा है राहुल? राहुल भागता हुआ जाता है और एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी ऊपर से अचानक एक भयानक चेहरा उसके सामने लटकता है। भूतनी राहुल के बाल पकड़ती है और उसका चेहरा जला देती है। अरे मर गया रे, मर गया। राहुल कार की तरफ भागता है और तेजी से कार ड्राइव करते हुए चला जाता है। अगले दिन प्रदीप के पिता हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। तुम दोनों के चेहरे को किसने जलाया? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुंह में जबान नहीं है क्या? किसने किया तुम्हारा यह हाल? कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा। हमने कल मीरा का चेहरा देखने की कोशिश की थी, उसके बाद से न जाने कौन हमारे पीछे पड़ गया है। प्रदीप के पिता मीरा के घर पहुंचते हैं। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे और इसके दोस्त का चेहरा जलाया है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उस रात जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तो राहुल और प्रदीप ने जबरदस्ती मेरा चेहरा देखने की कोशिश की। वे मेरा दुपट्टा छीनने लगे, तभी मैंने खुद ही अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया और उन्हें अपना चेहरा दिखा दिया। मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, मुझे खुद को लेकर कोई अफसोस नहीं। अगर तुमने ये नहीं किया तो फिर उनके चेहरे किसने जलाए? मैं नहीं जानती। प्रदीप के पिता एक तांत्रिक को बुलाते हैं और उन्हें राहुल और प्रदीप के पास लेकर जाते हैं। कोई आत्मा इन दोनों का पीछा कर रही है, सावधान रहना होगा। राहुल और दीपक की हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है और वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रदीप घर जाते ही सो गया। रात के 2 बजे उसकी आंख खुली। उसके बिस्तर के चारों ओर 4 चुड़ैल हाथ में मशाल लिए और मुंह ढाके खड़ी थीं। चुड़ैलों ने प्रदीप के बिस्तर पर आग लगा दी। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो।
प्रदीप बिस्तर से कूदा और खिड़की से कूदकर सीधे राहुल के घर की ओर भागा। राहुल उसे सड़क पर ही मिल गया। क्या तुम्हारे बिस्तर पर भी किसी ने आग लगा दी? हाँ। दोनों भागते हुए शबाना ब्यूटी पार्लर पहुंच गए। ब्यूटी पार्लर अभी भी खुला हुआ था। क्या कोई है? हमारी मदद करो। हेलो, क्या कोई है? यहाँ पर कोई है? तुम कौन हो? मैं वैशाली हूँ। 50 सालों से मेरी आत्मा इस कस्बे में भटक रही है। मैं भी मीरा की तरह आधी जली हुई थी। उस समय ये कस्बा गांव था। एक दिन जब मैं रास्ते से गुजर रही थी तो तुम्हारे जैसे कुछ छिछोरों ने मेरा चेहरा जबरदस्ती देखने की कोशिश की, और जब मैंने चेहरा नहीं दिखाया तो उन्होंने मुझे उठाकर कुएं में फेंक दिया। मुझे तैरना नहीं आता था और मैं डूबकर मर गई। भूतनी ब्यूटी पार्लर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है और ब्यूटी पार्लर में आग लगा देती है। राहुल और प्रदीप अंदर चिल्लाते रह जाते हैं, बचाओ बचाओ। एक बार की बात है, एक गांव में बंटी नाम का किसान अपनी पत्नी पुष्पा के साथ रहता था। आ गए खेत से? आज तो आपके कपड़े बहुत गंदे लग रहे हैं। हाँ, आज खेत में बहुत काम था। अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज नींद आ रही है। रात में जब बंटी और पुष्पा सो रहे थे तो अचानक उन्हें किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। बाहर कोई गाना गा रहा था। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, भरी बारिश में पी लेने दो, शराब दो, दरवाजा खोलो, शराब दो। पुष्पा, आज क्या तुमने दरवाजा खुला छोड़ दिया? लगता है गांव में फिर वही देवदास चुड़ैल आई है। जल्दी जाओ, दरवाजा बंद करके आओ। पुष्पा उठकर दरवाजा चेक करने जाती है, लेकिन दरवाजा पहले ही बंद था। पुष्पा दरवाजे पर कान लगाकर सुनती है। पड़ोसी के घर से चुड़ैल की भयानक आवाज आ रही थी। लगता है पड़ोसी ने अपना दरवाजा खुला छोड़ दिया था। चुड़ैल उन्हीं के घर में घुस गई है। मुझे तो समझ नहीं आता कि हम चुड़ैल की समस्या से कब मुक्त हो पाएंगे। सरपंच जी कुछ करते ही नहीं। तभी अचानक चुड़ैल बंटी के घर का ही दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजा खोल, शराब दे। देख, तेरे पड़ोसी ने शराब नहीं दी और मेरे कहने पर नाच करके नहीं दिखाया। मैंने उसकी गर्दन काट दी। अब जल्दी आ और शराब दे। पुष्पा, अब क्या होगा? ये चुड़ैल तो हमारे घर आ गई। आप डरिए मत, मैंने एक शराब की बोतल इमरजेंसी के लिए खरीद कर रखी थी। पुष्पा दरवाजे के नीचे से शराब की बोतल खिसका देती है। तब चुड़ैल बोतल लेकर चली जाती है। सुबह बंटी के पड़ोस के घर में मातम छाया हुआ था। चुड़ैल ने मेरे बेटे और बहू को मार डाला। अब कौन मुझे न्याय दिलाएगा? वो नाश पिटी चुड़ैल मेरे बेटे बहू को खा गए। बंटी और गांव के कुछ आदमी सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच जी, आप कुछ करते क्यों नहीं? ऐसे कब तक हम उस देवदास चुड़ैल का अत्याचार सहते रहेंगे? गांव के लोगों को अपने अपने घर शराब की बोतलें रखनी पड़ती हैं। हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, हम शराब की बोतल कैसे खरीदें? चिंता मत करो, आज रात उस चुड़ैल को हम मार डालेंगे। सब लोग रात में 12 बजे अपनी अपनी मशालें जलाकर चौपाल पर इकट्ठा हो जाना। उस रात गांव के लोग सोए नहीं और आधी रात को मसाले लेकर चौपाल पर आ गए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरी रक्षा करना। अभी तो भूतनी आई भी नहीं, अभी से तुम्हारी पतलून गीली होती जा रही है। गांव के लोग डरते डरते आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अरे ये तो चुड़ैल नहीं, ये तो गांव का शराबी भोला है। तभी कहीं दूर से किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ! गांव वाले जहां से आवाज आ रही थी उस दिशा में दौड़ते हैं। चुड़ैल ने 2 औरतों की गर्दन पकड़ रखी थी।
नाच कर दिखाओ। हमें नाचना नहीं आता, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। नाच कर दिखाओ वरना गला घोट दूंगी। हमें क्या करना चाहिए? क्या पूरे घर को आग लगा दें? नहीं, घर के अंदर 2 औरतें भी हैं। अगर हमने पूरे घर को आग लगाई तो वो दोनों भी मारी जाएंगी। ऐसा करते हैं, पहले हम उस चुड़ैल को डराते हैं। सुनो चुड़ैल, यहाँ से चली जाओ वरना हम घर में आग लगा देंगे और तुम जलकर राख हो जाओगी। लगा दो आग। मेरी जिंदगी में तो 40 साल पहले ही आग लग चुकी है। ऐसा कहकर चुड़ैल उन औरतों को छोड़कर गायब हो जाती है। काका, 40 साल पहले इस गांव में जो घटनाएं हुई हैं, हमें उनके बारे में पता करना चाहिए। शायद उस चुड़ैल के बारे में कुछ पता लग जाए। हमारे गांव में कोई इतना बुजुर्ग आदमी नहीं है जो 40 साल पहले हुई घटनाओं की जानकारी दे सके। काका, पड़ोस के गांव में एक 100 साल से ऊपर का आदमी रहता है, शायद वो कुछ जानता हो। बंटी और सरपंच उस बुजुर्ग आदमी से मिलने जाते हैं। वो बुजुर्ग आदमी को देवदास चुड़ैल के बारे में सारी बात बताते हैं। देवदास चुड़ैल, हाँ, मुझे याद आया। 40 साल पहले की बात है। गांव में श्यामदास नाम का एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। उसकी बेटी एक नीची जाति के लड़के से प्यार करती थी। जब जमींदार को ये बात पता लगी तो उस जमींदार ने लड़के को मरवा दिया, क्योंकि अगर जमींदार की लड़की नीची जाति के लड़के से शादी कर लेती तो जमींदार की नाक कट जाती। लड़के के मरने के बाद वो लड़की शराबी बन गई, गली गली भटकने लगी और फिर कहीं गायब हो गई। किसी को नहीं पता वो कहाँ गई। जमींदार भी गांव छोड़कर चला गया। मुझे लगता है ये उसी लड़की की आत्मा है जो चुड़ैल बनकर तुम लोगों को परेशान कर रही है। वो चुड़ैल प्रेम की भूखी है, उससे प्यार से बात करो। काका, आज रात मैं अकेले ही चुड़ैल से बात करूंगा। हालांकि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये काम करूंगा। बंटी उस रात अकेला ही चौपाल पर बैठा रहा। फिर चुड़ैल उसके पास आई। मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लग गया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन उसके लिए हम गांव वालों को परेशान मत करो। गांव में कोई भी लड़का या लड़की किसी से भी प्रेम करेगा तो हम उनकी शादी कराएंगे। हम अपने गांव में जाति भेद भी नहीं रहने देंगे। अगर 2 लोग आपस में प्रेम करते होंगे तो उनकी जाति देखे बिना उनकी शादी कराई जाएगी। काश 40 साल पहले भी लोग इतने ही समझदार होते तो मुझे चुड़ैल बनकर इस तरह भटकना नहीं पड़ता। तुम एक अच्छे इंसान लगते हो। मैं तुम पर भरोसा करके इस गांव से जा रही हूँ। ध्यान रखना, जैसी मेरी हालत हुई है वैसी किसी और की ना हो। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। नंदपुर नाम का गांव अपने पशुपालन के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग उच्च नस्ल की गाय, बैल, भैंस वगैरह पाला करते थे। हर साल गर्मियों में नंदपुर गांव में एक मेला लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग गाय, भैंस और बाकी जानवर खरीदने और बेचने आते थे। नंदपुर गांव से कई कोस दूर गंगा पार ठकिया नाम का एक गांव था, जहां राहुल नाम का हलवाई रहता था। राहुल की गाय बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। वो कई दिनों से एक नई गाय खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ नंदपुर गांव चला जाऊं। अगले महीने वहाँ पशु मेला लगेगा। हमारी बूढ़ी गाय से हमारा काम नहीं चल रहा। ये गाय बेच आऊंगा और नई गाय खरीद लूंगा। हाँ, चले जाओ और मेरे लिए वहाँ से 1 दर्जन चूड़ियाँ भी लेते आना। मैंने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ भी ले आऊंगा। राहुल के गांव से नंदपुर गांव पहुंचने में 2 दिन लगते थे। कच्चा रास्ता था, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता था। राहुल की पत्नी ने उसे 2 दिन का खाना बांध दिया। राहुल खाने की पोटली
और पुरानी गाय लेकर नंदपुर गांव की ओर चल पड़ा। नदी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। नदी किनारे एक गौशाला बनी हुई थी। राहुल ने सोचा कि वो रात भर के लिए गौशाला में ही रुक जाएगा और सुबह होते ही नदी पार करके आगे के सफर पर निकल जाएगा। राहुल जब गौशाला के अंदर गया तो उसने देखा कि गौशाला में कई गाय और बैल बंधे हुए हैं। दर्जन भर आदमी गौशाला के अंदर सो रहे थे। लगता है ये लोग भी नंदपुर जा रहे हैं। राहुल ने अपनी गाय बाकी गाय बैलों के साथ बांध दी। राहुल ने पोटली से खाना निकाला और खाना खाने के बाद सो गया। गर्मियों के दिन थे। राहुल को रात में प्यास लगी। जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि गौशाला में लेटे हुए सारे आदमी गायब हो चुके थे। यहाँ तो कम से कम दर्जन भर लोग थे, सब कहाँ चले गए? राहुल ने गौशाला से बाहर जाकर देखा। बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। कहीं वो लोग चोर तो नहीं थे? शायद वो चोर ही होंगे, इसीलिए मुझे देखकर भाग गए होंगे। राहुल वापस गौशाला की तरफ गया, लेकिन उसके हाथ पैर फूल गए। उसने देखा कि एक बड़े बड़े सींग वाली गाय, जिसके बाहर तक निकले पैने नाखून हैं, सीधे उसकी तरफ दौड़े चली आ रही है। इससे पहले कि राहुल को इधर उधर होने का मौका मिलता, गाय ने राहुल के जोरदार टक्कर मारी और राहुल 3-4 फीट दूर जाकर गिर पड़ा। टक्कर मारने के बाद गाय फिर से गौशाला में घुस गई। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। इतनी भयानक गाय तो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं गौशाला में सो रहा था तब तो वो गाय वहाँ नहीं थी। सुबह होने में भी अभी काफी समय है। क्या अपनी बूढ़ी गाय वापस लेने मुझे गौशाला में जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गया तो ज्यादा ना सही 20-25 हजार का नुकसान तो हो ही जाएगा। राहुल कुछ देर बाहर ही इंतजार करता रहा। वो किसी आदमी की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई आदमी आसपास दिखाई नहीं दिया। राहुल लंगड़ाते हुए दबे पांव गौशाला की तरफ गया। उसने झांक कर गौशाला में देखा। गौशाला में सिर्फ राहुल की गाय थी, जिसके पास एक भूतनी खड़ी थी, जो गाय को कटे सिरों की माला पहना रही थी। आजा, तेरा सिर भी काट कर इस माला में पिरो देती हूँ। भूतनी राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटा, लेकिन किसी चीज से टकराकर गिर गया। उसने पीछे देखा कि वही गाय, जिसके लंबे सींग और पैने दांत हैं, पीछे पड़ी है। एक तरफ भूतनी और दूसरी तरफ भयानक गाय। राहुल के पास भागने का कोई मौका नहीं था। राहुल ने बस आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी तेज रफ्तार में एक घुड़सवार वहां आया और राहुल को एक झटके में वहां से खींचकर ले गया। काफी दूर जाने के बाद घुड़सवार ने घोड़ा रोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप समय पर ना आते तो वो गाय और भूतनी पता नहीं मेरा क्या करते। क्या तुम नंदपुर गांव पहली बार जा रहे हो? हाँ, मैं पहली बार ही यहाँ आ रहा हूँ। तभी तुम उस भूतिया गौशाला में फंस गए, वरना इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोग इस गौशाला के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले गंगाराम नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से अपनी गाय और बैल लेकर नंदपुर गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रात में उसने नदी किनारे गौशाला में रुकने का फैसला किया, लेकिन उस रात नदी किनारे कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने गंगाराम की बेटी से नाच दिखाने को कहा। जब गंगाराम की बेटी नहीं नाची तो डाकुओं ने गंगाराम, उसकी बेटी और उसके सभी गाय बैलों की हत्या कर दी। तब से उनकी आत्मा इस गौशाला के आसपास भटकती है। वे आत्माएं ही इस गौशाला में आदमी और गाय बैल होने का भ्रम पैदा करती हैं। इस गौशाला पर कभी मत रुकना। घुड़सवार ने राहुल को नंदपुर गांव तक छोड़ दिया और चला गया। राहुल को उसकी पुरानी गाय कभी वापस नहीं मिल पाई।